इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी डीप डाइव लेने वाले हैं जो सीधे हमारी आधुनिक राजनीति की एक बहुत ही कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करती है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण एक बेहद दिलचस्प अध्ययन पर आधारित है जो हमें दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार विरोधी कड़े दावों और जमीनी राजनीतिक हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास मौजूद है। स्रोत के डेटा से हम समझेंगे कि कैसे नेताओं की राजनीतिक वफादारी बदलते ही उन पर लगे गंभीर आरोप रहस्यमयी तरीके से पीछे छूट जाते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और इस शानदार विरोधाभास को देखते हैं जो हमारे स्रोत ने सामने रखा है। एक तरफ साल 2016 का वो वक्त था जब चुनावी रैलियों में नारदा स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देकर शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं पर खुलेआम कैमरे के सामने रिश्वत लेने के तीखे आरोप लगाए जा रहे थे। और फिर आज का दृश्य देखिए, वही नेता जिन्हें कभी भ्रष्टाचार का चेहरा बताया गया था, आज उन्हीं आरोप लगाने वालों की मौजूदगी में एक शीर्ष सरकारी पद की शपथ ले रहे हैं। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारी राजनीति का वो असली चेहरा है जहां आरोप और राजनीतिक गठबंधन एक साथ बड़ी आसानी से चलते हैं। भाग 1, भ्रष्टाचार विरोधी दावों में विरोधाभास। उस दौर के माहौल को समझने के लिए स्रोत ने 2016 का एक बड़ा ही मशहूर राजनीतिक उदाहरण पेश किया है, जिसमें मंच से गरजते हुए पूछा गया था, टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने, पैसे लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। ऐसे बयानों से ये कड़ा संदेश दिया गया था कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि उस समय शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और उन्हें सबसे बड़ा दागी बताया गया था। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है ये नंबर 10। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि इतने बड़े बदलाव में कोई बहुत लंबा अरसा नहीं बीता, सिर्फ 10 साल लगे। सोचिए, केवल एक दशक के भीतर एक ऐसा नेता जिसे जनता के सामने सबसे भ्रष्ट साबित किया गया था, वो अपनी वफादारी बदलता है और उसी आरोप लगाने वाले नेतृत्व के साथ सत्ता के शिखर पर बैठ जाता है। ये 10 साल का सफर दिखाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति का रुख कितनी जल्दी पलट सकता है। भाग 2, आरोपी से अधिकारी तक का सफर। और ये बात केवल एक राज्य या एक नेता तक सीमित नहीं है, यह इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। स्रोत ने अलग अलग राज्यों के उदाहरणों की एक पूरी लिस्ट दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अजित पवार, एकनाथ शिंदे या फिर सम्राट चौधरी, इन सभी पर शुरुआत में भ्रष्टाचार या गंभीर घोटालों के आरोप थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी वफादारी बदली, इन्हें न केवल आरोपों से राहत मिली बल्कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद मिल गए। यह विश्लेषण तर्क देता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित पाइपलाइन बन चुकी है। इस व्यवस्थित प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक शब्द का इस्तेमाल करता है, PCEP, यानी प्राइम मिनिस्टर करप्ट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये एक ऐसा ढांचा है जो बताता है कि कैसे प्रतिद्वंदी दलों के उन नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बहुत ही सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी दल में शामिल कर लिया जाता है। मतलब भ्रष्टाचार अब राजनेताओं का करियर खत्म नहीं करता, बल्कि ये राजनीतिक संरक्षण और कानूनी मुकदमों से बचने का एक सीधा VIP पास बन गया है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती क्यों हैं? इसका जवाब पूरी तरह से रणनीतिक है। स्रोत बताता है कि जब कोई दागी नेता किसी पार्टी में आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता। वो अपने साथ अपनी जाति या क्षेत्र का मजबूत प्रभाव लाता है, दसियों हजार समर्थकों की फौज लाता है और चुनावों में खर्च करने के लिए पैसा लाता है। और सबसे अहम बात, उस पर चल रही जांच के कारण उसकी बगावत करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे पार्टियां उसे आसानी से अपने इशारों पर नचा सकती हैं। भाग 3, जांच एजेंसियों का रणनीतिक उपयोग। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं कि ये पूरा खेल आगे कैसे बढ़ता है। 2016 में नारदा स्टिंग बाहर आता है। 2017 में CBI एक्शन लेती है और FIR दर्ज करती है। फिर 2020 आता है जब प्रमुख आरोपी नेता वफादारी बदलकर सत्ताधारी पार्टी में चला जाता है। और असली खेल 2021 में होता है जब CBI उसी पुराने मामले में बाकी नेताओं को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस नेता को छोड़ देती है जिसने पाला बदल लिया था। स्रोत इस क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करता है कि जांच एजेंसियां कितनी चयनात्मक यानी सिलेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। और इसी सिलेक्टिव एक्शन की वजह से विपक्ष की तरफ से एक बहुत ही मशहूर शब्द सामने आया है, वॉशिंग मशीन इफेक्ट।
स्रोत बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इस दावे को रखता है कि कैसे सत्ताधारी पार्टी को एक वॉशिंग मशीन की तरह बताया जा रहा है, जहां कोई भी दागी नेता अंदर जाता है और अपने पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों से धुलकर एकदम ईमानदार बनकर बाहर आता है। यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक विमर्श अब किस हद तक बदल चुका है। भाग 4 पत्रकारिता का चुराया गया प्रभाव। अब जरा इस नंबर 52 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 52 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी। ये कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली सच्ची खोजी पत्रकारिता थी। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। जब एक पत्रकार इतनी मेहनत से कोई स्टिंग करता है और आखिर में उस स्टिंग का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए किया जाए, तो क्या इससे पत्रकारिता की जीत होती है या फिर उस पत्रकारिता का असली प्रभाव ही पूरी तरह चोरी हो जाता है? स्रोत की ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे पत्रकारिता की मेहनत महज एक राजनीतिक लीवरेज बनकर रह गई है। भाग 5 राजनीतिक नैतिकता में बदलाव का सामान्यीकरण। यह सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे स्रोत ने द अपलॉज पैराडॉक्स यानी तालियों का विरोधाभास का नाम दिया है। होता क्या है कि जब मंच से कोई नेता अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो जनता जोश में जोर जोर से तालियां बजाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब वही आरोपी नेता अपनी वफादारी बदलकर उसी मंच पर बड़े पद की शपथ लेता है तो वही जनता फिर से उतनी ही जोर से तालियां बजाती है। स्रोत का मानना है कि यह दिखाता है कि मतदाता किस तरह इन विरोधाभासों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने नैतिक पैमानों को सहूलियत के हिसाब से मोड़ लेते हैं। अगर हम आज के हालात की तुलना इतिहास से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले के समय में जब किसी नेता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते थे तो राजनीतिक दल अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन आधुनिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। आज पार्टियां इन आरोपियों को बाहर निकालने के बजाय खुशी खुशी गले लगा लेती हैं ताकि उनके स्थानीय नेटवर्क और ताकत पर कब्जा किया जा सके। ये हमारी लोकतांत्रिक नैतिकता में आया एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का लंबा असर क्या होता है? स्रोत ने इन दीर्घकालिक प्रभावों को साफ साफ सूचीबद्ध किया है। सबसे पहली बात, ये सिस्टम भ्रष्टाचार को अपराध के बजाय सत्ता तक पहुंचने की एक सीढ़ी बना देता है। इसके कारण हमारी जांच एजेंसियों की बची खुची साख भी खत्म हो जाती है। ये आम जनता को नैतिक रूप से सुन्न कर देता है और हमारे चुनाव अब विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रह जाते, बल्कि एक टैक्टिकल गेम और सौदेबाजी बनकर रह जाते हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो दिमाग में गूंजता रहता है। जब भ्रष्टाचार से लड़ना महज एक दिखावा बन जाए और आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक भर्ती का सबसे बड़ा टूल रह जाए, तो आखिर में एक आम मतदाता की नैतिकता और उसके मॉरल कंपास का क्या होता है? क्या अनजाने में हम सब इस सिस्टम को अपनी मौन सहमति दे रहे हैं? इस गहरी जांच में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।